हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक इस्तकबाल, नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर जीके जीएस मैराथन क्लास इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और मैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कशन करने जा रहा हूं जो सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इनके फैक्ट्स भी देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत कम टाइम के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हुज कंसेप्ट वाज नॉन अलाइंड मोमेंट। एक मोमेंट चली बेटा, एक अवधारणा थी, एक आंदोलन था, एक संस्था है जिसका नाम है NAM, नॉन अलाइंड मोमेंट। नॉन अलाइंड का मतलब एक ऐसे देश से है जो किसी भी गुट का मेंबर नहीं है। मतलब जैसे दो अवधारणाएं हैं, जैसे अमेरिका है, रशिया है, तो वो ना तो अमेरिका की पक्षपात करेगा और ना ही वो रशिया की विचारधारा को फॉलो करेगा। एक ऐसा देश जो दुनिया में किसी भी विचारधारा को फॉलो नहीं करने वाला, ये है नॉन अलाइंड मोमेंट। इसकी स्थापना 1961 में हुई और इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पे प्यारे बच्चों? ये इस्टेब्लिश हुआ बेलग्रेड के अंदर। बेलग्रेड में इस्टेब्लिश हुआ। बेलग्रेड आज के टाइम में सर्बिया देश की राजधानी है। सर्बिया देश की राजधानी है। करेंसी का नाम यूरो है, सॉरी यूरो नहीं, दिनार। यहाँ की करेंसी का नाम दिनार है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, आप सभी ने बताना है। जकार्ता, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता। और मेरे प्यारे बच्चों, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की करेंसी का नाम रुपया है, ठीक है। और ये कंसेप्ट लाने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस कंसेप्ट को लाने वाले थे। देखो, इस्टेब्लिश करने में सभी का नाम आता है, जैसे गामिल अब्देल नासिर इजिप्ट के राष्ट्रपति थे, सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। और ये मार्शल जोसेफ ब्रोज टिटो, ये भी इसके फाउंडर थे। लेकिन फाउंडर में सबसे पहले नाम आता है जवाहरलाल नेहरू, और इस कंसेप्ट को लाने वाला था जवाहरलाल नेहरू बेटा। और इसके मेंबर कंट्री कितने बेटा? 120 देश, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया कितने देश इसके मेंबर, 120 देश मेंबर है। NAM का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ की राजधानी? इंडोनेशिया। इस्टेब्लिश कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ की राजधानी है? सर्बिया। और कब बना? 1961। और कंसेप्ट को लाने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे बेटा, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और आज तक सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर। अगर क्वेश्चन आ गया भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम, आपने नाम बताना है जवाहरलाल नेहरू। और नॉन अलाइंड मोमेंट तो आपने बताना है जवाहरलाल नेहरू, हेडक्वार्टर जकार्ता। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन राइट कमीशन बेटा, मेरी बात सुनिए ध्यान से। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। और ये काम किसके लिए करता है मेरे प्यारे बच्चों? नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है ना, ये काम करता है ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, मानवाधिकार को बचाने के लिए। पहली बात बेटा, एक एक्ट बना था भारत में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट बेटा, ठीक है। एक एक्ट आया भारत में जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ, इस एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट बेटा, ह्यूमन राइट्स एक्ट। और एक्ट पास हुआ 1993 के अंदर, ठीक है। और इस एक्ट पास होने के साथ ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बेटा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका नाम रखा गया, ठीक है। दूसरी बात, ये बना कब? तो आपने बताना सर इसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई। अगर क्वेश्चन आ गया ये बना कब, इसकी स्थापना कब हुई? 1993 के अंदर हुई। और इसका सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? चेयरमैन कहलाता है, ठीक है। इसका चेयरमैन कौन हो सकता है? मेरी बात सुनो ध्यान से। इसका चेयरमैन जो है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई और जज हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इसका चेयरमैन हो सकता है। तो यानी इसमें एक ऑप्शन और डलना चाहिए था, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरा क्या होना चाहिए था? फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने ये लिखा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है बेटा? फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। यानी 2 और 3 नंबर इसका बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन ई बनना चाहिए था। ई में क्या आना चाहिए था? बोथ बी एंड सी बेटा, बोथ बी एंड सी होना चाहिए था। ये इसका जवाब है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और अभी इसके चेयरमैन कौन है बेटा? अभी इसके 8वें चेयरमैन है, और उनका नाम आप सभी ने क्या बताना है बेटा? अरुण कुमार मिश्रा। अगर क्वेश्चन आ गया जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ये क्या है? आपने बताना है 8वें ह्यूमन राइट, 8वें चेयरमैन है किसके? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। और एक बात और ध्यान में रखना आप सभी ने, क्या? एक संस्था है दुनिया में जिसका नाम है UNHRC, UN, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बेटा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। मेरी बात सुनना ध्यान से।
इस संस्था की स्थापना कब हुई? इस संस्था की स्थापना हुई 15 मार्च 2006। 15 मार्च, मेरी बात सुना ध्यान से, 2006 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। ठीक है, इस संस्था की स्थापना की गई बेटा 15 मार्च 2006 और इसमें मेंबर कंट्री कितने? 47 है। ठीक है, अच्छा, इस संस्था की स्थापना क्यों की गई? यूएनओ दुनिया में ह्यूमन राइट्स की क्या करता है? साम संभाल करता है, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं 10 दिसंबर 1948 को, देखो हर बात को ध्यान से समझना, 10 दिसंबर 1948 को एक डेक्लेरेशन हुआ था जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बेटा इसको यूनिवर्सल डेक्लेरेशन होता है किसी चीज की घोषणा करना। यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ये थोड़ा लिख लेना आप लोग, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बेटा। ठीक है, और इसकी डेक्लेरेशन कब हुई? 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, और ये डेक्लेरेशन हुई कहां पर? पेरिस के अंदर। और किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। और इसमें ये कहा गया कि यूएनओ दुनिया में क्या करेगा? ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन जो राइट्स है ना, उनको साम संभालेगा, उनकी रक्षा करेगा। इसी वजह से हर साल 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, आप सभी ने याद रखना है। ठीक है, और एक बात और याद रखना, अगर क्वेश्चन आ गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा। कब बना? 15 मार्च 2006। मेंबर कितने? 47 देश हैं। और यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब साइन हुआ? 10 दिसंबर 1948। कहां पर हुआ? पेरिस के अंदर हुआ। और ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। और अगर बात आई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, ये कब बना? तो आपने बताना, ये बना था 1993 के अंदर। और इसके जो चीफ जस्टिस, इसका जो चेयरमैन कौन होता है बेटा? वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हो सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। तो इसका जवाब 2 और 3 नंबर बिल्कुल सही बताओगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सारा समझ आया होगा। और अरुण कुमार मिश्रा ये हाल ही में क्या है? ह्यूमन राइट कमीशन के क्या है बेटा? चेयरमैन है। और जवाब इसका क्या नंबर आएगा? जवाब आएगा 2 और 3 नंबर लगाओगे, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते सर, आगे वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, इस बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। वर्ल्ड हिंदी डे का मेन मकसद है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करना। ठीक है, आपको मैं बता दूं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था सबसे पहली बार, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस और ये हुआ था 1975 के अंदर सबसे पहले। इस तारीख को 10 जनवरी को। इसका मकसद क्या था? हिंदी को वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज करना। ठीक है, और ये हुआ कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। ये हुआ नागपुर महाराष्ट्र में। और इसका मेन मकसद है हिंदी भाषा को वर्ल्ड वाइड करना। और इसी वजह से क्या होता है हर साल, इसी वजह से हर साल क्या होता है, जो जितने भी देश में भारत के एम्बेसी है, भारत के एम्बेसडर या राजदूत बैठते हैं, हर साल 10 जनवरी को वहां पर वर्ल्ड हिंदी जो डे है उसका आयोजन किया जाता है ताकि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड हिंदी डे, आपने बताना 10 जनवरी को मनाया जाता है। और कभी भी आपको नेशनल हिंदी डे आ जाए, अगर कभी भी आपको नेशनल हिंदी दिवस आ जाए या सीधा हिंदी दिवस आ जाए, नेशनल हिंदी डे ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर। और उसके अलावा अगर क्वेश्चन आ गया भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, अरे भारत की प्यारे बच्चों ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसका नाम है हिंदी। आर्टिकल 343 के अंडर कब डिक्लेयर किया गया था? 14 सितंबर 1949। हिंदी भाषा को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के तहत। कब? 14 सितंबर 1949। और इसी वजह से 14 सितंबर को डे कौन सा मनाया जाता है? आपने बताना है वर्ल्ड हिंदी, अच्छा नेशनल हिंदी डे। और वर्ल्ड हिंदी डे आपने बताना है 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपको 15 जनवरी आ जाए तो आपने बताना है आर्मी डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस सबसे पहले 1975 में हुई, कहां पर? आपने बताना है नागपुर महाराष्ट्र में। और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। और अगर 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस पूछे, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 में कहां पर? आपने बताना फिजी नामक देश में हुई है। ये हर साल नहीं होती बेटा, आपने बताना 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 में कहां पर? आपने बताना फिजी नामक देश के अंदर। और फिजी की देश की कैपिटल का नाम क्या? सुआ है। ये आप सभी ने अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ो, आपने बताना सर ये इल्बर्ट विल का विवाद किससे चर्चा में है? इल्बर्ट विल है क्या? ये आपने ध्यान से समझना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर आप बात करें, लॉर्ड रिपन के नाम से एक वाइसराय आया था
और ये वाइसराय आया था कब, तो आपने बताना है ये वाइसराय जो है लॉर्ड रिपन, ये कब आया, तो आपने बताना सर ये वाइसराय जो बना था लॉर्ड रिपन, ये बना था 1880 के अंदर, ठीक है। और ये वाइसराय रहा था 1884 तक लगभग, ठीक है। और इसका नाम था लॉर्ड रिपन। और ये सबसे जेंटलमैन वाइसराय था, सबसे अच्छा वाइसराय था। इसके मतलब कैबिनेट के अंदर एक लॉ मेकर था, कानून बनाने वाला लॉ मेकर था। और इस लॉ मेकर का नाम था इल्बर्ट। और इल्बर्ट ने एक बिल पेश किया और इस बिल से बाद में कंट्रोवर्सी हो गई, इसलिए इसको इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहा जाता है। ये कंट्रोवर्सी कब हुई, आपने बताना। बिल पेश किया गया था 1883 के अंदर। इस बिल का मकसद क्या था, मेरी बात सुनिए ध्यान से। भारत देश में अंग्रेजों का राज था, ठीक है, भारत देश में अंग्रेजों का राज था। अगर कोई भी क्रिमिनल, मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर कोई क्रिमिनल यूरोप का है, मतलब अंग्रेज है कोई, यूरोप का है और भारत में क्राइम करता पकड़ा जाता है, उसको जो सजा है वो दे सकता था सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन, यानी जो जज होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन होगा। ये इससे पहले था। लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या हुआ, इल्बर्ट बिल में जस्टिस इक्वालिटी कर दिया गया, जस्टिस इक्वालिटी कर दिया गया। इसका मतलब अगर कोई यूरोप का बंदा क्राइम करता है, उस केस की सुनवाई भारतीय कर सकता है, जो जज होगा वो भारतीय भी हो सकता है। इस बात को लेकर यूरोपियन लोग भड़क गए। वो कहते हैं कि भारत देश को हमने गुलाम बना रखा है और गुलाम हमारे खिलाफ हमारे केस की सुनवाई करेंगे। बस ये था इल्बर्ट बिल विवाद बेटा। और ये कब हुआ ये विवाद, 1883 के अंदर ये विवाद हुआ। और ये आपने बहुत अच्छे से बताना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए कि बताइए सर कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दूंगा मैं, बस आप लोग इसको बढ़िया से करते जाइएगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, आपने बताना है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने कहा लोकल जो जैसे ग्राम पंचायत वगैरह है, इनकी भागीदारी के बिना देश का जो प्रशासन है, मैनेजमेंट है, वो नहीं की जा सकती। इसलिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, आपने बताना है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत में जो फैक्ट्री एक्ट आया, पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया, 1881 में आया, जिसमें काम जो मतलब काम है ना उसका टाइम डिसाइड किया गया और जो छुट्टियां हैं वो भी डिसाइड की गई, ठीक है ना। टाइम के घंटे डिसाइड किए गए ताकि किसी का भी शोषण ना हो। इसको लाने वाला कौन था, लॉर्ड रिपन था, जेंटलमैन वाइसराय था, बहुत अच्छे काम किए इसने। और लॉर्ड लिटन ये तो बेटा मतलब सही मायने के अंदर बड़ा ही अनपॉपुलर था। और लॉर्ड लिटन ने तो क्या किया, एक तो 1878 के अंदर, 76 नहीं बेटा, 1878 में क्या लेके आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर समझ लेना आप बस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया। इस एक्ट का मेन मकसद क्या था भी, आप न्यूज़पेपर में छापते हो छापते रहिए, लेकिन जिस दिन आपने अंग्रेजों के खिलाफ छाप दिया ना कुछ भी, ठीक है ना, उस दिन आपकी जो प्रेस है उसको भी सीज कर देंगे, आप पे जुर्माना भी लगा देंगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अगर कोई भी भारतीय न्यूज़पेपर अंग्रेजों के खिलाफ छापता है तो उसको बैन कर दिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में आया। और एक आर्म्स एक्ट आया बेटा, आर्म्स एक्ट। इस एक्ट में क्या था, अंग्रेज तो बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं लेकिन भारतीय नहीं रख सकते। और इन दोनों को वापस किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। इन दोनों जो कानून तो को रिपील करने वाला कौन था, लॉर्ड रिपन था, याद रखना। लॉर्ड कर्जन तो सब जानते हैं, यंगेस्ट वाइसराय था, बंगाल का विभाजन किया था इसने, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ गया पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1905 के अंदर हुआ, करने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी मैंने आपको बता दी, जुडिशियल इक्वालिटी को लेकर ये बिल लाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने मतलब यूरोपियन ने क्या किया, इसका विरोध किया, तो ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। इसका जवाब आएगा 3 नंबर। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सी घटना कब घटी, कौन सी घटना कब घटी बेटा, ठीक है। सबसे पहला रोलेट एक्ट कब आया, सबसे पहला है रोलेट एक्ट कब आया, तो आपने बताना ये एक्ट आया था 1919 के अंदर। इसको बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। और इसका मेन मकसद क्या था, भारत में क्रांतिकारी एक्टिविटी को दबाना। रोलेट एक्ट ने कहा अगर कोई भारतीय पर आपको शक है कि ये क्रांतिकारी एक्टिविटी में लिप्त है, यानी क्रांतिकारी एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व है, उठाओ और जेल में डाल दो। और ये एक्ट आया था 1919 में। इसी के खिलाफ तो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अरे गांधी जी ने क्या किया था आपको पता है, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे
और वहां पर नमक बनाया। और सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है? शांतिमय ढंग से किसी चीज को डिनाई करना। अंग्रेजों ने कहा नमक नहीं बनाना, गांधी जी ने कहा बनाएंगे, लेकिन शांति से बनाएंगे, ठीक है ना। इसको बोला जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में चला। बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन, आपको पता है साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया और इसका बाइकआउट भी 1928 में किया गया। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला? 1942 में चला। अब आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहला आएगा रॉलेट एक्ट बेटा, 1 नंबर आएगा सबसे पहले। रॉलेट एक्ट के बाद में दूसरा नंबर क्या आएगा बेटा? 3 नंबर का, 3 का आएगा। तीसरा नंबर किसका आएगा? तीसरा नंबर आएगा 1930 का, यानी 2 नंबर का। और चौथा नंबर किसका आएगा बेटा? 4 नंबर का। 1 3, अच्छा ये क्या बना बेटा? 1 3 2 4। आपने बताना 1 3 2 4 ये किस में? 2 नंबर में है। आपका जवाब 2 नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप सभी जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी। शुरुआती मकसद तो कुछ और था, लेकिन बाद में इसका मकसद था भारत को आजाद करवाना। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई और इसकी स्थापना हुई बॉम्बे के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना बॉम्बे के अंदर हुई। हर साल इसका एक मीटिंग होता था जिसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था सेशन। और कांग्रेस का एकमात्र ऐसा सेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी, और वो सेशन हुआ था 1924 का। ये सेशन था 1924 का। कहां पर हुआ? बेलगाम। बेलगाम कहां पर है? कर्नाटका में। महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक ही बार प्रेसिडेंट किया था, और वो कब किया? 1924 में। कहां पर? बेलगाम। और बेलगाम कहां पर बेटा? कर्नाटका में है। ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। कराची सेशन कब हुआ? कराची सेशन हुआ 1931 के अंदर। अध्यक्षता किसने करी? वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता करी, वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इस अधिवेशन में खास बात क्या थी? फंडामेंटल जो राइट्स है उसकी मांग को रखा गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा फंडामेंटल जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड को रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के अंदर। तो 1931 में कराची में हुआ, और ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जरा, आपने बताना भारत में पहली बार जो ट्राई कलर है कब लहराया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। आपने बताना भारत में सबसे पहली बार जो तिरंगा झंडा कब लहराया गया, ये आपने बताना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए बताइए सारे, आप अपने दिमाग में जवाब सोचा करो, ठीक है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। भारत में मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो तिरंगा झंडा लहराया गया था 1906 में लहराया गया था। और कहां पर? तो आपने बताना कोलकाता के अंदर, ठीक है। कहां पर लहराया गया? कोलकाता के अंदर लहराया गया था, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। और उसके अलावा अगर आप बात करें, दूसरी बार अगर 1907 में एक झंडा लहराया गया था। अगर क्वेश्चन आ गया ना विदेशी धरती पर सबसे पहले झंडा लहराया गया तो 1907 के अंदर, विदेशी धरती पर 1907 में झंडा लहराया गया था स्टुअर्ट नामक जगह पर। ये आपने नाम सुना होगा, स्टुटगार्ट नामक जगह पर। ये जर्मनी में है, जर्मनी के अंदर है। और यहाँ पर किसने लहराया? तो आपको पता है मैडम भीखाजी कामा ने लहराया था, ठीक है। मैडम भीखाजी कामा ने लहराया 1900 का बेटा 7 के अंदर। और अगर क्वेश्चन आ गया ट्राई कलर को, अगर आपको क्वेश्चन आ गया बताइए सर, ये जो ट्राई कलर है, अगर क्वेश्चन आ गया कि 1907 में विदेशी धरती पर सबसे पहले झंडा किसने लहराया? मैडम भीखाजी कामा ने लहराया, ठीक है। और तिरंगे झंडे को नेशनल जो फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? तिरंगे झंडे को नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई। ये आप सभी को आता भी होगा क्वेश्चन, 22 जुलाई 1947 को किया गया। अच्छा, झंडे का रेशियो क्या है? ठीक है, रेशियो में 2 चीजें होती है, लेंथ और विड्थ बेटा, लंबाई चौड़ाई। तो आपने 3:2 बताना है। कई बार आप देखते हो 2:3 आता है, तो वहां पर आपको विड्थ पहले दिया होगा और लेंथ बाद में दिया होगा। जिस साइड लेंथ है वो हमेशा 3 रहेगा, और जिस साइड विड्थ है वो आपने रेशियो 2 बताना है। तो आपने बताना है तिरंगे झंडे का जो रेशियो है 3:2 है, 3 में लंबाई है और 2 में चौड़ाई है। और ये नेशनल फ्लैग कब डिक्लेयर किया गया? 22 जुलाई 1947 को बेटा, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उद्यमी हेल्पलाइन इज फॉर। मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये वैसे हेल्पलाइन पुरानी है काफी, लेकिन एग्जाम में 1-2 बार पूछी जा चुकी है। उद्यमी हेल्पलाइन क्या है? मेरी बात सुनिए ध्यान से। भारत के अंदर एक सेक्टर है जिसका नाम है एमएसएमई, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, और इस सेक्टर के विकास के लिए एक हेल्पलाइन है जिसका नाम है उद्यमी हेल्पलाइन। अब आप बोलोगे सर इतना प्रयास क्यों किया जा रहा है इसके लिए?
इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि भारत का जो 45% मैन्युफैक्चरिंग है, भारत का 45% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है, और 40% जो जीडीपी है वो भी एमएसएमई सेक्टर क्या करता है बेटा, कंट्रीब्यूट करता है। अब आप बोलोगे सर एमएसएमई सेक्टर है क्या? मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम लेवल की जो इंडस्ट्री है, मीडियम साइज की जो इंडस्ट्री है, इनको एमएसएमई सेक्टर कहा जाता है। डिसाइड कैसे करेंगे कोई इंडस्ट्री माइक्रो है, स्मॉल या मीडियम है? इसको डिसाइड किया जाता है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे। टर्नओवर होता है आउटपुट, ठीक है। अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए तक का, तो इसको, इस इंडस्ट्री को कंसिडर किया जाता है माइक्रो। अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ रुपए तक का आपका टर्नओवर है, वो इंडस्ट्री कहलाएगी स्मॉल। और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर 50 करोड़ रुपए का तो है इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ रुपए तक का है टर्नओवर, ऐसी इंडस्ट्री कहलाती है बेटा मीडियम। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई और उसका नाम क्या बेटा, उद्यमी हेल्पलाइन है। अच्छा, एक बैंक है जिसका नाम है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1990 में हुई और ये स्मॉल इंडस्ट्री के विकास के लिए काम करता है और इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है लखनऊ। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। और सिडबी के एमडी कौन है, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच अमंग द फॉलोइंग। मेरी बात सुनिए ध्यान से। एक मार्केट होती है जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट, मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर आप अपनी स्पेयर जो पूंजी है उसको इन्वेस्ट करते हो। फाइनेंशियल मार्केट 2 प्रकार की होती है, एक को बोला जाता है मनी मार्केट और एक को बोला जाता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है बेटा सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको रेगुलेट करता है। अच्छा, कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीजें आ जाती है बेटा, एक तो स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है सारा का सारा, ठीक है ना। जैसे मान लो शेयर है, शेयर के अलावा डेट इंस्ट्रूमेंट है, उधार पत्र है, डेट इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा म्यूचुअल फंड बेटा, ठीक है। म्यूचुअल फंड में जो लोग हैं, काफी लोग एक पोर्टफोलियो में पैसा डालते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा, किसमें बेटा, शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है, आपने बताना सेबी करता है। सेबी बना कब, 1988 के अंदर, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सेबी के पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी। फिर एक्ट पास हुआ सेबी का 1992 के अंदर और सन 1992 में सेबी को स्टैट्यूटरी पावर मिली और सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर है। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर है, ठीक है ना। और अभी इसकी पहली महिला जो चेयरमैन है जिसका नाम क्या है, मधाबी पुरी बच, ठीक है। आपने बताना है मधाबी पुरी बच, ये इसकी क्या है, पहली महिला चेयरमैन है और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका काम क्या है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, इसका मेन काम है। और जवाब आएगा इसका क्या नंबर बेटा, 2 नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं। आपने बताना है मिशन ओलंपिक इन आर्मी प्रोग्राम, इसको लॉन्च कब किया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सिर्फ 1 लाइनर कर लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर ये प्रोग्राम कब चला, बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन है और इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। इसका जवाब आएगा सन 2001, इसका जवाब आएगा सन 2001। आगे बढ़िए। इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंट होने वाले पहले प्रेसिडेंट, अब सुनिए ध्यान से। दुनिया में एक संस्था है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। यूएनओ को क्यों बनाया गया, कोई तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, दुनिया में शांति व्यवस्था हो, दुनिया का विकास हो, इसके लिए यूएनओ बना। यूएनओ खुद कुछ नहीं करता, इसके कुछ ऑर्गन्स है जिसमें इसके टोटल 6 ऑर्गन्स है और 6 ऑर्गन में एक ऑर्गन है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, और ये इंटरनेशनल लेवल के झगड़ों को खत्म करवाने का काम करता है। आईसीजे कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका द हेग के अंदर, इसका हेडक्वार्टर द हेग के अंदर, ठीक है। और द हेग कहां पर है, आपने बताना नीदरलैंड के अंदर है, द हेग जो आपका नीदरलैंड के अंदर है। और यूएनओ के टोटल 6 ऑर्गन है, 6 अंग है और इन 6 ऑर्गन में एक ही ऑर्गन ऐसा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर कहां है बेटा, न्यूयॉर्क से बाहर है।
ठीक है। आईसीजे है ना, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है और इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं। इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं और इनका कार्यकाल होता है बेटा 9 ईयर। इनका कार्यकाल होता है 9 ईयर। और 15 जजेस में एक जज को बनाया जाता है यहाँ का प्रेसिडेंट। इन 15 जजेस में एक जज को बनाया जाता है प्रेसिडेंट बेटा। अच्छा, 15 जजेस को अपॉइंट कौन करता है? एक तो यूएनओ की संस्था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, प्लस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसको बोला जाता है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं बेटा? इन 15 जजेस का चुनाव करते हैं और इनका टेन्योर कितना होता है? 9 साल का टेन्योर होता है। अब आपको बताना, पहला भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेसिडेंट बना, आपने क्या नाम बताना है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इनका नाम बताओगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, और ये आपने बहुत अच्छे से बताना है बेटा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर इसमें जो पहले, अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है फर्स्ट जज इन आईसीजे, फर्स्ट इंडियन जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपने बताना है। प्रेसिडेंट मैंने बता दिया, लेकिन अब आपने बताना है, देखो जज बनना और प्रेसिडेंट बनना दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जवाब आएगा 1 नंबर। आगे बढ़ो। अब आपने बताना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने आपको यूएनओ बताया, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था। इसका सबसे पहला ऑर्गन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये क्या काम करता है? सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत करता है। इसके टोटल मेंबर कितने? 15 में 5 इसके परमानेंट है, 5 इसके परमानेंट है जिनको विटो पावर कंट्री कहा जाता है, 5 परमानेंट है जिनको विटो पावर कंट्री कहा जाता है, और 10 है बेटा टेम्परेरी। और परमानेंट वो देश है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजेता रहे थे बेटा, और 10 है इसके टेम्परेरी। और टेम्परेरी कितने साल के लिए चुने जाते हैं बेटा? 2 साल के लिए, ठीक है। परमानेंट कौन कौन है? अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन। अमेरिका, रशिया, तीसरा है बेटा चाइना, चौथा है फ्रांस, और 5वां है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। ये 5 देश है ना, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5 देश क्या है? ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है जिनको विटो पावर कंट्री कहा जाता है। कौन सा देश इनमें नहीं है? तो आपने बताना जापान नहीं है, क्योंकि चाइना भी आ गया, रशिया भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, ठीक है। और सिक्योरिटी काउंसिल को क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड। इसको पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर, महिला में बात हो रही है बेटा। T20 जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर की बात थी, तो आपने नाम बताना है मिथाली राज। अगर आपको यहां महिला लिखना भूल गए होंगे तो आपने मिथाली राज बताना है बेटा। जवाब आएगा क्या नंबर इसका? 1 नंबर जवाब आएगा। आगे बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आगे वाला भी, और इसको अच्छे से करना क्वेश्चन को। हाँ जी, ध्यान दो सारे। मिथाली राज के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओडिशा में पहली ट्राइबल क्वीन, जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं ना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, उन ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर पहली बार, इंडिया में पहली बार ट्राइबल जो क्वीन बनी, मतलब पहली वो महिला जिसको आदिवासी रानी का ताज पहनाया गया, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुई और उसमें आदिवासियों को मौका दिया गया। और पहली आदिवासी जो ट्राइबल क्वीन कौन बनी? आपने इसका नाम बताना है बेटा, पल्लवी दुर्वा। इसका नाम है पल्लवी दुर्वा। और कहां से बेटा? तो आपने बताना ये है उड़ीसा से, ये उड़ीसा से है पल्लवी दुर्वा। तो आपने बताओ, और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, पल्लवी दुर्वा बताना आप सभी ने। अब आगे वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप सारे अच्छे से। हाँ जी, अपर पार्ट ऑफ सीलाक्वाटिक इकोसिस्टम कंटेन्स, ये आपका समुद्र है, मान लो ये समुद्र आपने बनाया है, ये समुद्र आपका, ठीक है, ये पानी बह रहा है समुद्र के अंदर, ध्यान से समझना मेरी बात। ये आपने बताना समुद्रीय जल के अंदर जो सिस्टम है उसको जान रहा है ये। अगर बात आती है बेटा, इसका जो ऊपर का भाग है, समुद्री जल का ऊपर का भाग है जहां पर फाइटोप्लांट्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, जो एनिमल्स होते हैं जहां पर, या जो काई वगैरह जम जाती है, इस एरिया को बोला जाता है बेटा प्लैंकटन। ये जो ऊपर का भाग है ना, ऊपर का, इसको बोला जाता है प्लैंकटन, इसको प्लैंकटन बोला जाता है। अच्छा, जो बीच का भाग है जहां पर जलीय जीव तैरते हैं बेटा, ये बीच का भाग जहां पर एक्टिवली स्विम करते हैं जलीय जीव, इसको बोला जाता है नेक्टन। ये बीच का जो भाग है ना समुद्र का, इसको नेक्टन बोला जाता है, जहां पर जलीय जीव एक्टिवली तैर सकते हैं। और बिल्कुल नीचे का जहां पर मतलब सतह है, जहां पर बिल्कुल जमीन आ जाती है नीचे, उसको बोला जाता है क्या बेटा? आपने बताना बेंथोस।
इसको बेंथोस बोला जाता है, ये याद रखना। ठीक है। अगर क्वेश्चन है अपर पार्ट ऑफ, ये समुद्र का बिल्कुल ऊपर का भाग जहां पर मतलब ये काई वगैरह या फाइटोप्लांट्स होते हैं, इसको बोला जाता है प्लैंकटन। अच्छा, बीच का भाग जहां पर ये एक्टिवली स्विम कर सकते हैं जलीय जीव, उसको बोला जाता है नेक्टन। ठीक है ना। और बिल्कुल नीचे का भाग क्या बोला जाता है, आपने बताना, बेंथोस बोला जाता है। अपर पार्ट का जवाब आएगा प्लैंकटन। अपर पार्ट का जवाब क्या आएगा बेटा, प्लैंकटन आएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ो। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपने बताना ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है, और इसका जवाब क्या आएगा बेटा, इसका जवाब आएगा इंफ्रारेड रेज रीचिंग अर्थ बेटा। ठीक है। और इसका जवाब आएगा 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज, यहां पर स्टडी की बात हो रही है बेटा। ठीक है। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, आपने बताना सर जीवों और उनका जो इन्वायरमेंट है उसके बीच के रिलेशन का स्टडी क्या कहलाता है। ये स्टडी कहलाता है, आप सभी ने बताना बेटा, इकोलॉजी। ये स्टडी क्या कहलाती है, आप सभी ने बताना बेटा, इकोलॉजी कहलाती है। और अगर बात आ जाए बेटा, जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन होता है बेटा। ठीक है ना। जैसे कम्युनिटी है लिविंग और नॉन लिविंग, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है ना, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। और अगर बात आती है इथोलॉजी, अगर आपको बात आई सर बताइएगा इथोलॉजी क्या है, तो आपने बताना है एनिमल बिहेवियर की स्टडी को, जो एनिमल बिहेवियर है, एनिमल बिहेवियर, इसकी स्टडी को बोला जाता है इथोलॉजी। एनिमल बिहेवियर की स्टडी को इथोलॉजी। और स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट कहलाता है बेटा इकोलॉजी। और अगर आपको क्वेश्चन आ गया इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटी, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग, आपने बताना इकोसिस्टम बनता है इनसे। और जवाब इसका क्या आएगा, 1 नंबर। आगे बढ़ो। कर्नाटका का राज्य पक्षी कौन सा है, जैसे पंजाब है, ठीक है ना, पंजाब का गोशावक या बाज कह सकते हैं। उसी प्रकार कर्नाटका का स्टेट बर्ड कौन सा है, देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले अगर आप बात करें तो ये है ग्रेट हॉर्नबिल, और ये आपको मैं बता दूं अरुणाचल प्रदेश का, और उसके अलावा केरला का स्टेट बर्ड है, केरला का। लेकिन अगर आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल आ जाए फिर नागालैंड बताना है। अगर आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल आ जाए ना, फिर आपने बताना है नागालैंड। ठीक है, फिर आपने बताना है नागालैंड। ठीक है, 16 डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड के अंदर। अच्छा, उसके अलावा हाउस पैरो, तो हाउस पैरो मैं आपको बता दूं कहाँ का स्टेट बर्ड है। ये चिड़िया जो है एक तो दिल्ली, और एक आपने बताना है बिहार। दिल्ली और बिहार में बेटा हाउस पैरो है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया बताइए सर इंडियन रोलर, तो ये आपने बताना कर्नाटका का स्टेट बर्ड है। इंडियन रोलर ये कर्नाटका का स्टेट बर्ड है, ये आप अच्छे से बताना बेटा। अब आपने ऑप्शन में कमेंट बॉक्स के अंदर जो पंजाब है इसका स्टेट एनिमल लिखना है बेटा, स्टेट एनिमल लिखना है पंजाब का बेटा, याद रखना सारे के सारे। चलो आगे बढ़ते इसके बाद में। इंदिरा किस देश के बीच में वॉर एक्सरसाइज है, अरे IND का मतलब इंडिया, RA का मतलब रशिया। ठीक है ना। आपने बताना सर इंदिरा 2 देशों के बीच का वॉर एक्सरसाइज है, कौन कौन से 2 देश है वो आपने बताना बेटा, कौन कौन से 2 देश है वो आपने बताना है। ठीक है। तो एक तो आएगा बेटा क्या, मैं आपको बता दूं, एक तो आएगा इंडिया और एक आएगा रशिया। तो इंदिरा आपने बताना बेटा इंडिया और रशिया की वॉर एक्सरसाइज है। जवाब क्या नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्टेट जिसने इंटरनेशनल वीमेन ट्रेड सेंटर ओपन किया है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बेटा। आपने बताना भारत में पहली बार वीमेन ट्रेड सेंटर ओपन किया गया कोझिकोड केरला के अंदर, जहां पर महिलाएं एक्टिवली अपना ट्रेड कर सकेगी बेटा। कोझिकोड लीड कर सकेगी अपने व्यापार को, और इसका जवाब आएगा कोझिकोड। और कोझिकोड कहां पर है बेटा, केरला। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत में सेक्स रेशियो में टॉप स्टेट कौन सा है, सेक्स रेशियो में टॉप स्टेट ये भी केरला है, डिजिटल स्टेट भी केरला है, पढ़ाई लिखाई में आगे स्टेट भी कौन सा बेटा, केरला है। ये सारी बातें आपने ध्यान से सुनना, इसका जवाब आएगा केरला बेटा। ठीक है। और केरला में मैं आपको बता दूं रबड़ उत्पादन में, जो नेचुरल रबड़ है ना, रबड़, इस उत्पादन में केरला सबसे टॉप पे है। और रबड़ किस पौधे से प्राप्त होता है, तो आपने बताना है लेटेक्स पौधे से प्राप्त होता है। और रबड़ जो है ना, इसको आपने करना है हार्ड, तो इसको सल्फर के साथ वल्कनाइजेशन की क्रिया की जाती है बेटा। आपने बताना है सल्फर के द्वारा इसको हार्ड किया जाता है रबड़ को, और उस क्रिया को क्या बोला जाता है, वल्कनाइजेशन बोला जाता है बेटा। ठीक है, आपने साइंस पढ़ी है।
वल्कनाइजेशन आपने बताया, रबड़ को जो हार्ड करने का प्रोसेस है सल्फर के द्वारा, उसको वल्कनाइजेशन कहा जाता है। और सबसे ज्यादा रबड़ कहां पर होता है बेटा? केरला के अंदर नेचुरल रबड़ है ये। और सबसे ज्यादा कोकोनट भी कहां पर? तो आपने बताना है केरला के अंदर। और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ये भी आपने केरला में बताना है। अब बात करते हैं बेटा मलबरी। अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेन प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क इन इंडिया। आपने बताना सर, भारत में जो शहतूत से जो रेशम प्राप्त होता है ना, उसमें टॉप कौन है? तो टॉप है बेटा कर्नाटका। ठीक है, मलबरी जो सिल्क में टॉप कौन है? कर्नाटका है। और अगर कॉफी में भी टॉप पूछे ना, तो कॉफी में भी टॉप कर्नाटका है। और उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि सर बताइएगा भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां पे है, सबसे ज्यादा एलिफेंट भी कहां पर है बेटा? कर्नाटका के अंदर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना सारे के सारे। कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटका, एलिफेंट सबसे ज्यादा कर्नाटका, ठीक है ना। और मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा कहां पर बेटा? कर्नाटका के अंदर। जवाब आएगा 3 नंबर। अच्छा, रबी की फसल कब बोई जाती है, ये आपने बताना है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता दोगे बेटा। बता दो सारे, रबी की फसल कब बोई जाती है? बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बताइए सारे। हाँ जी, सारे बताइए, जो रबी की फसल है कब बोई जाती है? जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो आपको मैं बता दूं, जो रबी की 2 प्रकार की फसलें होती है, रबी खरीफ और एक जायद होती है बेटा। तो रबी की जो फसल है ना, उसको विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। और ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है बेटा, ठीक है ना। अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। तो इसका जो जवाब आएगा गिवन क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा बेटा? अक्टूबर नवंबर। इसका जवाब आएगा अक्टूबर नवंबर। और जवाब क्या नंबर आएगा बेटा? इसका जवाब आएगा 1 नंबर। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज। आपने बताना है कौन सी ऐसी रिवर है, आपने बताना है बेटा कौन सी ऐसी रिवर है जो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है बेटा, एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा। एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा। और ये मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन है। ये मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरी बात समझे ध्यान से सारे। नर्मदा जो नदी है ना, ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये गुजरात से होती हुई ये कहाँ जाके बहती है बेटा? गिर जाती है। तो आपने बताना है अरब सागर में जाके गिर जाती है। और ये क्या बनाते हैं? एस्चुरी बनाती है। भारत में 4 नदियां हैं, नर्मदा, तापी, उसके अलावा माही और साबरमती। 4 नदियों के नाम आपको गिनवा रहा हूं, नर्मदा, तापी, माही और एक का नाम है साबरमती। ये 4 नदियां ऐसी है भारत की जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है। सबसे पहली बात, जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है तापी, एक का नाम है माही, एक का नाम है साबरमती। और चारों की चारों नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। यानी डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती है एस्चुरी बेटा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया बताइए सर, नर्मदा जो रिवर है ना, इसको रेवा भी कहा जाता है। नर्मदा रिवर को रेवा भी कहा जाता है। ये बात आपसे ध्यान से समझना है। और इसका जवाब क्या आएगा बेटा? इसका जवाब आएगा 3 नंबर, ठीक है। लाइफलाइन मध्य प्रदेश और गुजरात, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अरब सागर में जाके गिरती है, और आप रिफ्ट वैली से, रिफ्ट घाटी से होके बहती है, ठीक है ना। ये सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सारे जी। आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से चल पा रहे हैं क्योंकि मैराथन का मतलब ही होता है स्पीड से समझाते जाओ, स्पीड से करते जाओ सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से आगे वाला क्वेश्चन। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव कैन लेजिस्लेट ऑन। आपने बताना है बेटा कि जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, ये कानून बना सकती है किस पे? आपने ये बताना है बेटा। ये कानून बना सकती है किस पे, ये आपने बताना है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। भारत के संविधान में 12 शेड्यूल है और इसमें 7वें शेड्यूल में लिस्ट है बेटा। और लिस्ट है 3 प्रकार की। एक का नाम है कॉन्करेंट, एक का नाम है सेंट्रल लिस्ट, एक का नाम है स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, कॉन्करेंट जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मेरी बात सुनिए ध्यान से। इस लिस्ट का मतलब है कुछ ऐसे मुद्दे, इसमें कुछ मुद्दे हैं जो अभी 52 हो चुके हैं कॉन्करेंट में। अगर कॉन्करेंट की बात आई ना, कॉन्करेंट में 50 पहले 47 थे, 5 और ऐड किए गए, 52 मुद्दे हो चुके हैं। इन 52 मुद्दों पर क्या कर सकते हैं बेटा? स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। सेंट्रल लिस्ट में जितने मुद्दे हैं उन पे कानून बना सकता है सेंटर, स्टेट लिस्ट में जितने मुद्दे हैं उन पे कानून बना सकता है स्टेट बेटा। अब क्वेश्चन आएगा, बताइए सर कि
संसद यानी भारतीय पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेटिव है ये कानून बना सकते किस पे, ऐसे मुद्दे जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर कॉन्करेंट में आते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट में, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टोर्ट्स बेटा तो ये भी कॉन्करेंट में। और जवाब इसका आएगा क्या नंबर बेटा, 4 नंबर, ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब आएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। और जवाब क्या नंबर लगाओगे, 4 नंबर लगाओगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया कॉन्करेंट जो लिस्ट कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है बेटा। अगर क्वेश्चन आ गया कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और ये आप बहुत अच्छे से बताओगे बेटा, ठीक है। चलिए शाबाश, आगे बात करते हैं। इसके बाद में केंद्र सरकार राज्यों को कोई भी काम सौंप सकती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। द यूनियन गवर्नमेंट कैन असाइन एनी फंक्शन टू द स्टेट। आपको बता दूं आर्टिकल 249 के तहत, आर्टिकल 249 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कोई भी कार्य सौंप सकती है। कैसे ये सौंप सकती है बेटा, विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, यानी पहले उस स्टेट गवर्नमेंट की राय लेगी और उसके बाद में वो काम उस स्टेट गवर्नमेंट को सौंपेगी, ठीक है ना। पहले उससे पूछेगी भी आप ये काम कर सकते हो क्या, और अगर उस स्टेट ने एसेंट दे दी या उस स्टेट ने हामी भर दी तो वो काम उस स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। और जवाब क्या नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व्स द रेजिडरी पावर इन द, अब देखो जरा रेजिडरी पावर क्या होती है वो समझो 1 मिनट के अंदर आप सारे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, सुनिए जरा ध्यान से। रेजिडरी पावर का मतलब क्या होता है, भारतीय संविधान में 3 लिस्ट है, कॉन्करेंट, एक का नाम है स्टेट, एक का नाम है सेंटर, ये आपको मैंने 3 लिस्ट बताई। जो मुद्दे तीनों लिस्टों में नहीं है उन मुद्दों पर जो संविधान है वो कानून बना सकता है। तो ये पावर किसके हाथ में है, तो ये पावर हाथ में है बेटा पार्लियामेंट के। रेजिडरी पावर का मतलब अपशिष्ट शक्तियां, ठीक है। और ये आर्टिकल 248 में आती है बेटा, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 248 में आती है। वो मुद्दे जो ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किए गए, कॉन्करेंट लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में शामिल किए गए, और ना ही सेंट्रल लिस्ट में शामिल किए गए। इन मुद्दों पर जो मुद्दे इनमें शामिल नहीं किए गए उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है बेटा, ये संविधान ने अधिकार दिया है पार्लियामेंट को। अगर ऑप्शन में पार्लियामेंट ना हो फिर आपको यूनियन गवर्नमेंट आएगा, फिर आपने यूनियन गवर्नमेंट लगाना है, ठीक है। तो इसका जवाब आएगा 2 नंबर पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एन एडिक्वेट ग्राउंड फॉर द इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बेटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। इस मुद्दे को आधार बनाकर, इस मुद्दे को आधार बनाकर अभी नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। देखो आर्टिकल 352 है और उसमें 3 प्रकार की इमरजेंसी है। एक इमरजेंसी का नाम क्या है बेटा, एक इमरजेंसी का नाम है नेशनल, ये है आर्टिकल 352 के अंदर, ठीक है। कहां से ली गई, जर्मनी से ली गई है। अगर ये इमरजेंसी पूछे कहां से ली गई, जर्मनी से ली गई है। लेकिन मेरी बात सुनिए ध्यान से, इमरजेंसी 3 बार लगी है। नंबर एक कब लगी बेटा, 1962 में। क्यों, वार टाइम लग सकती है, कोई दूसरा देश अपने पे अटैक कर दे तब लग सकती है, और 1962 में चाइना ने अपने पे अटैक किया, ठीक है। दूसरी बार इमरजेंसी लगी 1971, ठीक है। और ये क्या था, ये पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया, ये भी वार था, ये भी कारण था, ठीक है। यानी एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, वार हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती है बेटा। एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाहरी कोई अग्रेशन, बाहरी देश अपने को गुस्सा दिखा रहा है या वॉर कर रहा है तो लग सकती है। तीसरा 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगवा दी। और इस इमरजेंसी का बेस क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस बेटा, यानी देश के लोग सरकार के खिलाफ हो गए, इसको बोला जाता है इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन मेरी बात सुनिए ध्यान से, भारतीय संविधान में 1978 के अंदर, इस बात को समझना, भारतीय संविधान में 1978 के अंदर 44 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। 44 नंबर का अमेंडमेंट हुआ। इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि अब अगर कोई इंटरनल इमरजेंसी है ना वो हटा दी जाएगी, मतलब इसको ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता, इंटरनल डिस्टर्बेंस को ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। अब इसकी जगह किसको ग्राउंड बनाया जाएगा, अगर लोग खिलाफ है सरकार के उसको गिना जाएगा आर्म्ड रेबिलियन के अंदर, उसको गिना जाएगा आर्म्ड रेबिलियन के अंदर, याद रखना सारे के सारे। तो ध्यान से सुनो, 1978 तक तो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन अब इसको किसमें शामिल कर दिया है, अब इसको शामिल कर दिया आर्म्ड रेबिलियन। अगर लोग खिलाफ होते हैं ना सरकार के और इमरजेंसी हालात बनते हैं उसको गिना जाएगा आर्म्ड रेबिलियन के अंदर। तो यानी आर्म्ड रेबिलियन भी है,
एक्सटर्नल अग्रेशन भी है, वॉर भी है, लेकिन क्या मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, आपने बताना है 3 नंबर, यानी इंटरनल डिस्टरबेंस नामक जो फैक्ट्स है उसको खत्म कर दिया गया है, और ये आपने बहुत बढ़िया से बताना है बेटा, ठीक है, चलिए शाबाश। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप बता भी पाओगे। ध्यान से सुनो सारे। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? वैसे तो 5 साल का होता है, और सारे बच्चे क्या लगाएंगे, 5 साल। भाई लोकसभा के इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं, और 5 साल ही सभी इसका जवाब लगाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भारत का प्रधानमंत्री जो इलेक्शन होते हैं उसको बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो इलेक्शन होते हैं ना, इन इलेक्शन को क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मान लो 270 से प्लस, क्योंकि अपनी सीटें कितनी है, मैक्सिमम 552 यानी 550 हो चुकी है मान लेते हैं, और 543 पर इलेक्शन होता है बेटा। 270 से प्लस जिसके पास आ गई ना, वो क्या बन जाता है बेटा, प्रधानमंत्री बन जाता है। उस मतलब बहुमत का बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन कितने टाइम तक रह सकता है? जब तक मेजोरिटी उसके पास है, जब तक विश्वास मत उसके पास है। मान लो वैसे तो टाइम मैक्सिमम 5 साल हो सकता है, 5 साल के बाद चुनाव होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब क्या लगाएंगे आप? जो बेटर जवाब है, एज लॉन्ग एज ही हैज मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। आज मान लो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो कॉन्फिडेंस मतलब लो वोट आ जाता है, एक होता है ना भी, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अभी चर्चा में भी चल रहा है। जो विपक्ष है वो क्या ला रहा है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है। और अगर लोकसभा के मेंबर जो राष्ट्र प्रधानमंत्री का साथ छोड़ दे, तो ऐसे में जो सरकार है वो रद्द हो सकती है, भंग हो सकती है, और ऐसा हुआ भी है। आपको पता है 13 दिन की सरकार चली थी अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक है ना। तो एज लॉन्ग एज ही हैज मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, और जवाब आएगा 3 नंबर प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? अरे वाह, कंप्यूटर का क्वेश्चन डाल दिया गया, ठीक है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, और इसका जवाब क्या लगाओगे? वैसे तो ज्यादा ये बेसिक क्वेश्चन डाल दिया, तो आउटलुक लगाओगे बेटा। आउटलुक कोई वेब ब्राउजर नहीं है बेटा। चलिए उसके बाद में, विच वायरस रिकॉर्ड्स एवरी प्रोसेस यू परफॉर्म ऑन योर कंप्यूटर? वो वायरस बताइएगा। अभी वैसे अकीरा काफी चर्चा में है, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? ऐसा वायरस जो आपके हर प्रोसेस को रिकॉर्ड करता है जो आपने परफॉर्म किया है। इसको बोला जाता है क्या बेटा? मेरी बात सुनिए ध्यान से। इसको क्या बोला जाता है? की लॉगर। इसको बोला जाता है की लॉगर। जवाब आएगा 3 नंबर। विच इलेक्टरल कॉलेज इलेक्ट्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का क्या होता है? ये होता है चेयरपर्सन, ठीक है। अभी जगदीप धनखड़ है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और राज्यसभा का क्या होता है बेटा? वाइस चेयरपर्सन, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं बेटा। अब इनका चुनाव कौन करता है? तो आपने बताना है बेटा, ऑल ऑल इलेक्टेड, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा के, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, याद रखना। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। तो आपने इसका क्या जवाब बताना बेटा? ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही होते हैं, और ये क्या करते हैं बेटा? राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव करते हैं। और ये चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एट प्रेसिडेंट कौन है बेटा? जगदीप धनखड़ है। बहुत अच्छे से बताना है, ठीक है। एट प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ है। उसके बाद में बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पे कब चढ़ाई करी? पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, फर्स्ट इंडियन लेडी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, वो थी बचेंद्री पाल, उत्तराखंड से। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया 1984 में। सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, माउंट एवरेस्ट है कहां पर? नेपाल में है। और इसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। और नेपाल में क्या कहा जाता है इसको? सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में सागर माथा कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात करें, दुनिया में पहले पर्सन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, एक का नाम था तेंजिंग नोर्गे, नेपाल के थे बेटा, तेंजिंग नोर्गे। मेरी बात को समझना ध्यान से। एक का नाम था तेंजिंग नोर्गे, नेपाल के थे बेटा, और दूसरे थे एडमंड हिलेरी। दूसरे का नाम क्या था बेटा? आपने बताना है, एडमंड हिलेरी। और ये किस देश के थे? न्यूजीलैंड के थे बेटा। ये किस देश के थे? तो आपने बताना सर, ये न्यूजीलैंड के थे। और इन्होंने कब स्केल किया? इन्होंने स्केल किया 29 मई
1953 को बेटा। और दुनिया के पहले पर्सन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, और इसी वजह से हर साल 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट डे। इसी वजह से हर साल 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। याद रखना सारे के सारे, माउंट एवरेस्ट डे। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और पहले भारतीय पर्सन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, तो आपको मैं बता दूं 1965 के अंदर अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा इंडियन आर्मी के थे बेटा, अवतार सिंह चीमा, इन्होंने स्केल किया था माउंट एवरेस्ट। और पहली भारतीय महिला जिन्होंने स्केल किया, बछेंद्री पाल 1984 में। और दुनिया में पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, दुनिया की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, उनका नाम था जुनको ताबेई। उनका नाम था जुनको ताबेई। और जुनको ताबेई किस देश के, तो आपने बताने ये थे बेटा जापान के। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको अच्छे से देखना आप सारे। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या कहता है, भाभा कवच क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाभा कवच का। व्हाट इज द भाभा कवच डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? पहली बात बेटा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कहां पर? ट्रॉम्बे। ये कहां पर है बेटा? ये ट्रॉम्बे के अंदर है। और ट्रॉम्बे कहां पर है बेटा? ये मुंबई के अंदर है। और ये सेंटर क्या करता है? एटॉमिक एनर्जी पे रिसर्च करता है बेटा। ठीक है, इन्होंने एक ना भाभा कवच बनाया है। और ये एक प्रकार का क्या है, आपको बुलेट प्रूफ जैकेट है बेटा। ये एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट है और इसमें वेट बहुत कम है। तो नेक्स्ट जनरेशन लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बेटा। और जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 1 नंबर। ठीक है, जवाब इसका क्या नंबर लगाओगे आप? 1 नंबर लगाओगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ध्यान से सुनो। वो क्रांतिकारी महिला जिन्होंने फायर किया था गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1932। ठीक है, बंगाल के गवर्नर का नाम था स्टैनले। ठीक है, स्टैनले 1932 के अंदर बंगाल के गवर्नर पर शूट कर दिया था 1932 के अंदर ड्यूरिंग कॉन्वोकेशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। यानी वहां पर वो एक समारोह हो रहा था जिसमें डिग्रीज बांटी जाती है, कॉन्वोकेशन। और वो महिला जिन्होंने गोली चलाई, इसका नाम क्या था? इसका नाम आपने बताना है बेटा। इसका नाम आपने क्या बताना है? बीना दास। ठीक है, इस महिला का नाम था बीना दास 1932 के अंदर। और प्रीति लता वाडेकर कौन थी बेटा? इन्होंने साथ दिया था अगर मास्टर दा का नाम सुना होगा आपने, मास्टर सूर्य सेन या मास्टर दा, या इनका नाम था सूर्य सेन। और इनसे कौन सी घटना जुड़ी है सूर्य सेन की से? आपने बताना बेटा 1930 के अंदर एक घटना घटी थी जिसको बोला जाता है चिटागोंग आर्मरी रेड। चिटागोंग आर्मरी रेड बोला जाता है। मास्टर दास सूर्य सेन और बीना दास ने गोली चलाई थी बेटा स्टेनले। और स्टेनले कौन था? तो स्टेनले था बेटा गवर्नर ऑफ बंगाल बेटा। क्रांतिकारी महिला थी बीना दास। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। पहला आरआरबी कब बना? मेरी बात सुनिए ध्यान से, पहले आरआरबी की बात सुन लिए। एक कमेटी बनाई गई भारत में, इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस कमेटी को बोला गया कि बनाओ। इस कमेटी को बोला गया कि ग्रामीण एरिया तक बैंकिंग की पहुंच करनी है आपने। कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे। कमेटी का नाम था नरसिम्हन कमेटी। कमेटी का नाम था नरसिम्हम कमेटी। इस कमेटी का नाम था नरसिम्हम कमेटी बेटा। लिखा ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पर आप चला लोगे। ठीक है, इस कमेटी का नाम था नरसिम्हम कमेटी। और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भारत में बनने चाहिए आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक। और भारत का पहला आरआरबी कौन सा बना? ये बना प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा ग्रामीण बैंक बना। और ये कहां बना? तो ये बना बेटा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बना। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। और ये कब बना? तो आपने बताना 2 अक्टूबर। ये बना 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, अच्छा आरआरबी जो होते हैं ना इसमें 1975 को बना। और फिर आरआरबी एक्ट आया। अगर क्वेश्चन आ गया रीजनल रूरल बैंक एक्ट कब आया? ये एक्ट आया 1976 के अंदर। फिर क्वेश्चन आएगा सर जो आरआरबी होते हैं ना, इनमें शेयर होल्डिंग किस किस की होती है? आरआरबी में सेंटर जो गवर्नमेंट होता है, सेंटर गवर्नमेंट की 50% शेयर होल्डिंग होती है बेटा, 50%। स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका 15% होता है। एक बैंक होता है स्पॉन्सर बैंक, जो उसको स्पॉन्सर करता है, स्पॉन्सर, उसकी होती है 35% भागीदारी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35% हिस्सेदारी होती है बेटा आरआरबी के अंदर। और भारत में टोटल आज के टाइम में आरआरबी कितने हैं? 43 है।
आज के टाइम में कितने आरआरबी है? 43 है। और पहला आरआरबी कौन सा? प्रथमा ग्रामीण बैंक कब बना? 2 अक्टूबर 1975। कहां पर? मुरादाबाद। मुरादाबाद कहां पर? यूपी के अंदर। और इसका जो स्पॉन्सर बैंक कौन सा था? तो आपने बताना सिंडिकेट बैंक था। इसका स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक। याद रखना, इसका जवाब क्या आएगा? 1 नंबर। आगे बढ़िए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब आपने बताना सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये आपने अच्छे से बताना है। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। कैट बना था 1948, ठीक है, 1948। इसका मतलब क्या था? एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगर बात आई ना गेट का फुल फॉर्म, तो आपने बताना है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अच्छे से समझना। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। व्यापार को लेकर सभी देशों का जनरल सा एग्रीमेंट था। इसका नाम बदला गया 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। और इसका नाम क्या गया? वर्ल्ड WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। और इसके मेंबर कंट्री कितने इस टाइम? 164 है, ठीक है। और ये क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके मेंबर कंट्रीज के बीच में व्यापार को अच्छा बनाने के लिए काम करता है। और इसका जवाब क्या आएगा बेटा? इसका जवाब आएगा 4 नंबर। इसका जवाब आएगा 4 नंबर। आगे बढ़ो। अब आपने बताना सर सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? सेंट्रल बैंक कौन सा बेटा? आरबीआई है। सेंट्रल बैंक कौन सा? आरबीआई है। और आरबीआई भारत में बैंकों का बैंक है। सबसे पहली बात तो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल ठीक है। विदेशी मुद्रा जो आती है ना भारत में, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई करेगा, बिल्कुल ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ मनी सप्लाई, अरे भारत में जो मनी सप्लाई है वो भी आरबीआई करेगा। क्रेडिट कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन ज्यादा है उसको कम कंट्रोल कैसे करें? डिफ्लेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करें कैसे करें? ये भी आरबीआई का काम है। लेकिन क्रेडिट क्रिएशन ये आरबीआई का काम नहीं है। और इसका जवाब क्या आएगा? 1 नंबर आएगा, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, समझना इस बात को, आपको समझ भी आएगा। When a country devalues its currency, it has the effect that, जब किसी देश की करेंसी को डीवैल्यूड कर दिया जाता है, उसकी वैल्यू को गिरा दिया जाता है, ठीक है, तब क्या प्रभाव पड़ता है वो आप बताइए जरा। मेरी बात सुनिए ध्यान से। जब किसी देश की करेंसी को डीवैल्यूड किया जाता है, बच्चे अच्छे से समझना, हाँ जी, जब किसी देश की करेंसी को डीवैल्यूड किया जाता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है बेटा? आपको मैं बता दूं, तो एक्सपोर्ट है, मतलब क्या हुआ? एक अपने रुपए की वैल्यू कम हो गई तो विदेशी इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा तो वो चीजें ज्यादा खरीदेगा, खरीदेगा तो चीजें बाहर ज्यादा जाएगी। यानी एक्सपोर्ट तो क्या होगा? चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। भी जितना पैसा आना चाहिए था एक्सपोर्ट में वो कम आएगा, और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? सस्ता। और इंपोर्ट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ये मेरी बात सुनिए ध्यान से। भी जब आप अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देंगे या डीवैल्यूड कर देंगे, इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा, वो चीजें खरीद के लेके जाएगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा ना, सस्ता हो जाएगा। चीज पैसा कम आएगा, चीजें बाहर ज्यादा जाएगी। और जो बाहर से अगर कोई वस्तु मंगवा रहे हैं आप, तो वो क्या होगा बेटा? अपने को महंगा पड़ेगा। और इसका जवाब क्या नंबर आएगा? 2 नंबर आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर? अरे बायो फर्टिलाइजर की बात हो रही है बेटा, और आपने बताना है बायो फर्टिलाइजर के बारे में ये क्वेश्चन है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सारे, ध्यान से। हाँ जी, आपने बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं जैसे राइजोबियम होता है बेटा, ठीक है ना, जैसे वो जिसमें जड़ें होती है ना पौधों के अंदर, उनकी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो राइजोबियम। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा, ये भी होता है। एजोला भी होता है। जवाब क्या आएगा? 4 नंबर, ठीक है। चलिए अब आपने बताना है बेटा आगे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस क्वेश्चन का जवाब देखिए जरा। आपने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। और ये विटामिन है और इनके सोर्स है, किससे कौन सा विटामिन मिलता है वो आपने बताना है। अब विटामिन सी ये किसी एनिमल से नहीं मिलता, ये तो फ्रूट वगैरह से मिलता है, और खट्टे फ्रूटों में होता है बेटा ये। तो इसका जवाब तो लेमन आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब तो लेमन आ जाएगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात करें विटामिन के मिलेगा बेटा अल्फा अल्फा से, के मिलेगा अल्फा अल्फा से। उसके अलावा अगर आप बात करें तो इसका जवाब देखो, के का जवाब क्या नंबर लगाएंगे? 4 नंबर। और सी का जवाब क्या नंबर लगाएंगे? 2 नंबर। उसके बाद में बात आती है बेटा विटामिन ई। अब विटामिन ई किससे मिलता है बेटा? कोड लीवर से, ठीक है, ये कोड लीवर ऑयल से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में
कौन सा रह गया अपना विटामिन डी, तो व्हीट जर्म ऑयल से मिलेगा। इसका जवाब क्या नंबर आएगा? 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर। तो ये आप अच्छे से करोगे। 4132, 4132 यहां लिख लेते हैं। विटामिन के अल्फा अल्फा से, उसके बाद में विटामिन डी तो ये मिलेगा व्हीट जर्म ऑयल से बेटा, और उसके बाद में अगर विटामिन ई तो ये मिलेगा कोड लिवर ऑयल से, और विटामिन सी मिलेगा किससे बेटा? लेमन से। 4132 इसका जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं। लाठी क्लब की स्थापना किसने करी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाठी क्लब का मतलब क्या था बेटा? भी युवाओं को, मतलब अखाड़ों की स्थापना की गई, युवाओं को लाठी चलाना सिखाया गया। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो आपने बताना है बाल गंगाधर तिलक। इस क्लब की स्थापना करने वाले बाल गंगाधर तिलक। और इसका मकसद क्या था? भारत के युवाओं को शारीरिक रूप से सक्षम बनाना इसका मेन मकसद था बेटा। ठीक है, और मेरी बात सुनिए ध्यान से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, लोकमान्य, इनको लोकमान्य तिलक कहा जाता है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, इन्होंने, मेरी बात सुनिए ध्यान से, केसरी न्यूज़पेपर की स्थापना करी। इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर की स्थापना मराठी भाषा के अंदर, मराठी। और एक बात आती है बेटा, मराठी लैंग्वेज, एक बात और आती है बेटा, इन्होंने एक स्थापना और करी किसकी बेटा? मराठा न्यूज़पेपर की, इंग्लिश भाषा में। मराठा न्यूज़पेपर की स्थापना इंग्लिश भाषा में करी। यह आपने बहुत बढ़िया से बताना बेटा। ठीक है, चलिए। और अगर क्वेश्चन आ गया कि बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य। इन्होंने किताब लिखी गीता रहस्य, इन्होंने किताब लिखी गीता रहस्य। ठीक है, ये किताब इन्होंने लिखी बेटा। और लाल बाल पाल, इन 3 लोगों को कहा जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल कहा जाता है। और ये गरम दल के नेता थे, तीनों के तीनों। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से बताना। आगे, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनेंस कमीशन क्या है? इसको जरा गौर से सुनिएगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंडर आता है, और सिंपल भाषा में इसका काम क्या है? टैक्सेशन का बंटवारा, ग्रांट्स का बंटवारा स्टेट और सेंटर के बीच में करवाना। आपको पता है डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उस टैक्स में कितना हिस्सा मिलेगा सेंटर को, कितना हिस्सा मिलेगा स्टेट को, इसको रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ठीक है, और वित्त आयोग जो है ना 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और अभी 15वां फाइनेंस कमीशन है बेटा। और ये रिकमेंडेशन कब से कब तक दे रहा है बेटा? 2020 से लेकर 2025 तक इसकी रिकमेंडेशन चलेगी। चेयरमैन का नाम है बेटा नंद किशोर सिंह, एनके सिंह, ये इसके चेयरमैन का नाम है, एनके सिंह। और एक बात और याद रखना, इसने क्या रिकमेंडेशन दी? 41% हिस्सा तो मिलेगा सेंटर को, सॉरी स्टेट को, यानी जितना टैक्स इकट्ठा होगा 41% हिस्सा मिलेगा स्टेट को, और 59% हिस्सा किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। और पहला फाइनेंस कमीशन आपने बताना है 1951 में बना। पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में बना, और इसके हेड का नाम क्या था? केसी नियोगी। इनका नाम था केसी नियोगी, इनका नाम था। और इसका जवाब क्या आएगा? 5 साल। आगे बढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने फॉलो करना है बेटा। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहली बात, एक इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, खुदोल। इस इनिशिएटिव का नाम है खुदोल, which was listed among the top 10 global initiative of the United Nations to fight against COVID-19। दुनिया में वो पहल, कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट थे भारत में जिन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ इनिशिएटिव, कुछ प्रयास किए। उन प्रयासों में खुदोल एक इनिशिएटिव था, और किसके द्वारा शुरू किया गया? मणिपुर के द्वारा, ताकि कोविड-19 से लड़ा जाए। और इसका जवाब क्या आएगा? मणिपुर आएगा बेटा। ठीक है, और मणिपुर में खास बात क्या है? एक नेशनल पार्क है कीबुल लामजाओ, इसमें कीबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है। और ये नेशनल पार्क मैं आपको बता दूं, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, पानी में बना हुआ नेशनल पार्क है। और किस झील में बना हुआ है? लोकतक लेक में बना हुआ, लोकतक। और ये जो लोकतक लेक है ना बेटा, इसको लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर कहा जाता है, ये आपने अच्छे से याद रखना है बेटा। ठीक है, चलिए। और अगर आपको कभी भी सिरोही नेशनल पार्क आ जाए, सिरोही के नाम से राजस्थान मत लगा देना, सिरोही के नाम से नेशनल पार्क आ जाए तो आपने बताना सर ये है मणिपुर के अंदर, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर है। चलिए, इसके बाद में इनमें से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस वाला क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं पीछे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को
एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो एक सेपरेट वीडियो मैं इसके लिए बना दूंगा। आपको पता है मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। जवाब आएगा ए और सी। नाइट्रोजन नहीं करता, नाइट्रस ऑक्साइड करता है। देखो नाइट्रस ऑक्साइड करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जवाब आएगा 4 नंबर। आगे आ जाओ। भारत में साइलेंट वैली कहां पर है? तो ये सबको पता है। भारत में एक स्टेट है केरला, और केरला में साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और केरला में सबसे ज्यादा कोकोनट भी होता है। केरला में सबसे ज्यादा कोकोनट भी होता है। और केरला में सबसे ज्यादा रबड़ का प्रोडक्शन भी होता है। रबड़ को सल्फर के साथ वल्कनाइजेशन का प्रोसेस करके हार्ड बनाया जाता है। जवाब आएगा केरला साइलेंट वैली। रेड डाटा बुक में क्या शामिल है? मेरी बात सुनिए। दुनिया में एक संस्था है और इस संस्था का नाम है IUCN, सबको पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लैंड। और ग्लैंड कहां पर है? आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर है। ग्लैंड कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। इस संस्था का मेन काम क्या है? इस संस्था का मेन काम है फ्लोरा एंड फोना को बचाना, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितना भी नेचर, इसको बचाना। तो रेड डाटा बुक में क्या है? रेड डाटा बुक में है अगर कोई जानवर या प्लांट की स्पीसीज अगर वो खतरे में है तो उसको रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया जाता है। तो जवाब आएगा एंडेंजर्ड स्पीसीज बेटा। और जवाब क्या नंबर आएगा? 2 नंबर। आगे बात आ जाए, कंप्यूटर में चिप किसकी बनी होती है? तो सबको पता है सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। कंप्यूटर में चिप किसकी बनी होती है बेटा? सिलिकॉन की बनी होती है। आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल वेदांत। एक किताब लिखी गई बेटा प्रैक्टिकल वेदांत, ठीक है। भी जैसे मान लो किसी ने बोल दिया योगा, मेडिटेशन, इसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, ये एक प्रकार का कंसेप्ट दिया था, प्रैक्टिकल वेदांत कहा जाता है। किसने? आपने बताना है स्वामी विवेकानंद। और इनका जन्म हुआ था कब? आप सभी जानते हैं 12 जनवरी 1863, ठीक है। और इनके जन्मदिन पे हर साल नेशनल यूथ डे मनाते हैं बेटा। इनके जन्मदिन पे हर साल नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, याद रखना। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। और स्थापना कब हुई बेटा? ये स्थापना हुई 1897 के अंदर, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आ गया बेलूर मठ, जिसको रामकृष्ण मठ भी कहा जाता है, बेलूर मठ भी कहा जाता है, और ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। जवाब आएगा विवेकानंद। आगे बात करते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, ठीक है। इसका मेन कंपोनेंट क्या नहीं है, ये आपने बताना था बेटा। और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको आप जान लेते हैं। मेन कंपोनेंट इसका क्या नहीं है? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, एडोलसेंट गर्ल, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। इसका जवाब क्या नंबर आएगा? 3 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? ये क्वेश्चन देखो जरा, और ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से बताना है कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है बेटा, ठीक है। आपने बताना है बेटा सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत की कौन सी है, और इसका जवाब क्या बताओगे आप? जल्दी से बताओ। अगर क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए सर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, सोचो अपने दिमाग में इस क्वेश्चन का जवाब, जल्दी से सोचिएगा इसका जवाब। हाँ जी, अगर ये क्वेश्चन आया कि बताइए सर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, तो क्या बताओगे आप सारे? तो इसका जवाब आएगा जामनगर। बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब आएगा जामनगर। और जामनगर कहां पर है? गुजरात में है बेटा। इसका जवाब आएगा जामनगर। और जामनगर कहां पर है? गुजरात के अंदर है। आगे बढ़ते बेटा, अब आपने इनको करना सुमेलित एक्ट है, कुछ ईयर है, ठीक है। देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन। मेरे प्यारे बच्चों, सेडिशन होता है खिलाफत करना। प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन एक्ट आया 1908 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यह आता 1907 के अंदर, ये 1907 में आया। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 में आया। इंडियन क्रिमिनल एक्ट 1908 में आया। और न्यूज़पेपर ये एक्ट आया था 1908 में। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन, ये क्रांतिकारी एक्टिविटी को रोकना, ये एक्ट आया था 1907 में। और इसका जवाब क्या आएगा बेटा? इसका जवाब आएगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ, क्या सही नहीं है वो आपने बताना है बेटा। क्या सही नहीं है वो आपने बताना है। इसका जवाब क्या था बेटा? आपने बताना है सर इट वॉज लीड बाय महात्मा। वैसे तो महात्मा गांधी ये लीडरलेस था बेटा, ये लीडरलेस था, कोई लीडर था ही नहीं इसका। लेकिन फिर भी चलो इसको एक बार साइड में रखते हैं। कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड
एन इलीगल बॉडी, ठीक है, ये भी था। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मोमेंट, देखो ये वायलेंस हो गया था इसके अंदर, नॉन वायलेंट नहीं था, वायलेंस हो गया था इसके अंदर। अच्छा, इट वॉज अ नॉन वायलेंस मोमेंट, तो इसका जो जवाब आएगा जी, कौन सा कथन सही नहीं है, इसका जवाब लगाओगे 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता किसके टाइम में भारत आया? तो सबसे पहली बात, 1333 में भारत आया था इब्न बतूता। कहां से आया था? मोरक्को से, मोरक्को से भारत आया। इसने किताब लिखी जिसका नाम क्या था? रहेला। इस किताब का नाम था रहेला। किसके टाइम में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया। क्या अपॉइंट किया गया? इसको अपॉइंट किया गया काजी। काजी होता है जुडिशियल ऑफिसर बेटा। कितने साल काजी रहा? 8 वर्ष काजी रहा। और कहां से आया? मोरक्को से आया बेटा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमार सोनार बंगला के बारे में बताओ, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तब रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी अमार सोनार बंगला। इसके बारे में क्या बात सही है वो आप देख लेते हैं। दिस वॉज टैगोर फर्स्ट पोइम, नहीं ये गलत है। दिस पोइम वॉज लेटर अडॉप्टेड बाय बांग्लादेश एज इट्स नेशनल एंथम, बिल्कुल ठीक है। आज बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो क्या है? अमार सोनार बंगला, यानी हमारा सोने का बंगाल, यानी अपना ऑप्शन मिल गया। और जवाब क्या आएगा बेटा? 2 नंबर। नोबेल प्राइज दिया गया टैगोर को इस पोइम के लिए? नहीं, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में टैगोर को। किसके लिए बेटा? गीतांजलि के लिए, ये मिला था गीतांजलि के लिए, ये याद रखना सभी ने, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओडिशा की 70 वर्षीय उस महिला का नाम पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? ओडिशा की उस 70 साल की महिला का नाम बता दो जिसने अपने जीवन के अंदर धान के बीजों को मतलब कंजर्व किया है, प्रिजर्व किया है, कंजर्व किया है 100 ऑफ वेराइटीज बेटा। जो चावल है उनकी 100 से भी मतलब 100 ऑफ वेराइटीज को इकट्ठा किया है अपनी पूरी लाइफ के अंदर। और इस महिला का नाम क्या है? इस महिला का नाम है कमला पुजारी बेटा। इस महिला का नाम है कमला पुजारी। और अगर क्वेश्चन आ गया नेशनल, अगर क्वेश्चन आ गया नेशनल राइस रिसर्च, इनको पद्मश्री भी दिया गया। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो आपने बताना सर कटक में है। और कटक कहां पर है बेटा? उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए शाबाश, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपने बताना है हीट बजट का मतलब क्या है। हीट बजट का मतलब क्या है? तो आपने बताना है सिंपल भाषा के अंदर, जब सन से रेज आती है, ठीक है ना, जब सन से रेडियस आता है, और आपको मैं बता दूं जब धरती पे सन से जो रेडियस आता है ना, और जब वापस जाता है जितना अपने को चाहिए उतना रह जाता है, बाकी वापस चला जाता है, तो बैलेंस बन जाता है। तो इट इज अ बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। और इसको किस नाम से परिभाषित किया जाता है? तो आपने बताना है हीट बजट। तो आपने बताना है इट इज अ बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। और इसका जवाब क्या नंबर आएगा? 3 नंबर इसका जवाब आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, नोंगक्रेम एक डांस है। आपने बताना नोंगक्रेम डांस कहाँ किया जाता है? ये डांस किया जाता है बेटा हर साल, ये मतलब एक फेस्टिवल होता है और ये डांस किया जाता है मेघालय। नोंगक्रेम एक नेशनल पार्क भी है बेटा, ठीक है। नोंगक्रेम एक नेशनल पार्क भी है और ये कहाँ पर है? मेघालय के अंदर है। और जवाब इसका क्या नंबर आएगा बेटा? 3 नंबर आएगा। और मेघालय को एबोर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी बादलों का घर, एबोर्ड ऑफ क्लाउड बेटा, क्लाउड, ठीक है, यानी इसको बादलों का घर कहा जाता है। तो चलिए थैंक यू सभी का। उम्मीद करता हूं बहुत कम टाइम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना और डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ रहे।